मित्रों नमस्ते। हम संधि विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे और स्वर संधि की चर्चा की। उसमें आयादी संधि को छोड़कर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, इन पर हमारी चर्चा हुई। आयादी के बारे में ये कह रहा था कि उनके शब्द ज्यों के त्यों हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे भो अन सिखाने की ज़रूरत नहीं, हमने सीधा भवन ले लिया। ने अन कहने की बजाय हमने सीधा नयन ले लिया। पाव अक सिखाने की बजाय सीधा पावक ये शब्द ले लिए और हम सब इनके अर्थ जानते हैं और बच्चों को बताते रहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि की। और कई मित्र ऐसा कहते हैं कि व्यंजन संधि के नियम ज़्यादा हैं, कठिन हैं, लेकिन आप ये पाएंगे कि शायद इससे सरल और संधि नहीं है। बस थोड़ा सा एक बात पर ध्यान दे लीजिए, फिर सारी बातें अपने आप में स्पष्ट हो जाएंगी। आज हम उदाहरणों के आधार पर सिर्फ एक नियम की बात करेंगे। देखो, पहली शर्त तो ये है कि पहला जो शब्द है, पहला वो व्यंजन होना ही होना चाहिए। और एक बात जिस पर मैं जोर दे के बात कहना चाह रहा हूँ, केवल 13 वर्ण हैं, केवल 13। उनको छोड़कर यदि कोई भी, चाहे स्वर हों, चाहे बचे हुए व्यंजन हों या अंतस्थ वर्ण हों, तब संधि होगी, व्यंजन संधि। वरना ये 13 होंगे तो संधि नहीं। मैं उदाहरण में देता हूँ। जैसे मान लिया 13 वर्ण कौन से हैं। पहली बात तो ये कि क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ। जाहिर है 10 हो गए हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन 5 हैं वर्ग, तो 2 हो गए, तो 10 तो ये हैं। और तीनों ये श, श और स, अगर ये सामने होंगे तो संधि नहीं होगी। मैं एक उदाहरण में देता हूँ। मान लिया मैंने ये कहा वाक, ये इसके सामने यदि क आ जाएगा तो संधि नहीं होगी। जैसे कला, वाक कला, ज्यों का तो रहेगा। अंतर क्या है, मेरे लेखन में अंतर होगा। यानी मैं इसको वा आधा क और क ला ऐसा मैं लिखूँगा। ये भी आधा ही है, स्वर विहीन है ये भी। तो वाक कला, कोई अंतर नहीं, ज्यों का त्यों शब्द रह गया। अगर मान लिया मैंने च लिख दिया, च, तो यहाँ लिखा मैंने वाक, तो वाक चातुर्य, वाणी की चतुराई, ज्यों का त्यों रहेगा, संधि तो नहीं होगी। इसी तरह ट, वाक, ट का उदाहरण फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, आगे त चलते हैं। वाक और तंत्र, ज्यों का त्यों रहेगा, वाक तंत्र। और यदि प भी आ जाता है, प, तो मैंने लिखा वाक और शब्द लिखा वाक पटु, वाणी में चातुर्य, वाक पटु। तो क, च, ट, त, प ये सामने होंगे तो संधि नहीं होगी। और यदि कोई और होगा तो हो जाएगी। जैसे मान लिया इसकी जगह मैं यहाँ लिखूँ, मैंने लिखा अर्थ लिखा मैंने, तो ग को, क को ग बन गया, तीसरा वर्ण हो जाएगा और शब्द बनेगा वा ग अर्थ, वागर्थ। यानी अगर ये 13 होंगे तो संधि नहीं होगी, और ये 13 नहीं हैं तो पंचम व्यंजन को छोड़कर, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा प्रत्येक वर्ग का, और सारे स्वर और य र ल व, तो फिर प्रत्येक जो आदि वर्ण है उसको तृतीय वर्ण हो जाएगा प्रथम वर्ण को। हमने देखा वाक है
आगे स्वर आ गया अ, तो ग बन गया वागर्थ। यदि मैं इसी को ईश कर दूं, वाक ईश शब्द बनेगा वागीश, वागीश। यानी अगर क च ट त प है तो संधि होगी नहीं, और यदि कोई अन्य वर्ण है तो संधि ये होगी कि प्रथम वर्ण को तृतीय हो जाएगा। दूसरा, हमने ये स्वर लिखे, अब मैं व्यंजन लिखता हूँ। मैंने लिखा द, हमने छूट की त थ नहीं हो, त थ होंगे तो संधि नहीं होगी, लेकिन द आ गया। अब क्या होगा, क को ग हो जाएगा वाग दत्ता, वाग दत्ता, सगाई हो गई, सगाई को कहते हैं वाग दत्ता। तो अगर ये 13 वर्ण सामने हैं तो बात संधि की नहीं बनेगी। और यदि एक और देख लेते हैं, मैंने लिखा वाक, ये तो हमने स्वर का उदाहरण दिया, एक व्यंजन का दिया, और मैं 3 स भी कह रहा था। मैंने कहा वाक, और फिर मैंने लिखा संयम। अब संधि नहीं होगी क्योंकि तीनों सैवी की तो हमारी शर्त है, पहला दूसरा वर्ण क ख, पहला दूसरा च छ, पहला दूसरा ट ठ, पहला दूसरा त थ, पहला दूसरा प फ, और तीनों श। यानी अब ये स आया तब भी संधि नहीं होगी, वाक संयम। लेकिन अगर आ गया ह तो ग वाग्घ्रास, ग को ग और है घ, वाग्घ्रास वाग्घ्राण। तो कुल मिलाकर के इससे आसान और बात क्या होगी कि हमने ये देख लिए कि प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा छोड़ दिया, से छोड़ दिया। अगर ये होंगे तो संधि नहीं होगी, और यदि ये नहीं होंगे तो निश्चित रूप से संधि होगी। कितने ऐसे उदाहरण हैं हमने देखा। जगत जो प्राय है, यदि हम आगे लिख देंगे आडंबर तो स्वर है आ, त को द हो जाएगा जगदाडंबर। यदि मैं ईश लिख दूंगा, ये भी स्वर है जगदीश। यानी अगर मैंने ईश लिख दिया तो जगदीश, ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश है क्योंकि स्वर आ गया। अगर स्वर होंगे और वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होगा और ये रलव होंगे तो पहला वर्ण तीसरे में स्वतः परिवर्तित हो जाएगा हमारे उच्चारण में। तो ये एक ऐसा सीधा सीधा सा नियम है कि बच्चा भी जानेगा। हाँ, कुछ अध्यापक या कुछ किताबों में घोष और अघोष का नाम लिख दिया। अब दिक्कत ये है, पहले तो ये पता करें घोष कौन से हैं, फिर अघोष कौन से हैं, पता ही नहीं चलता। तो मैंने सीधे सीधे पूरे वर्ण ही परिगणित कर दिए, पहला दूसरा और तीनों से केवल ये 13 वर्ण। और सुनो, दूसरा जो वर्ण है उसका तो प्रयोग भी बहुत कम होता है। ख का, छ, ठ, नो, थ और फ, इनका तो प्रयोग ही बहुत कम होता है। इसका मतलब ये निकला कि 5 ही रह गए, क, च, ट, त, प, और 3 वे 8, यानी 8 वर्णों पर भी ध्यान दे लेंगे तो भी हमारी व्यंजन संधि का एक जो महत्वपूर्ण नियम है वो पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक उदाहरण ऐसे होंगे जहाँ हम ये पाएंगे कि प्रथम वर्ण को तृतीय हो जाएगा यदि ये तीनों नहीं हैं तो। अब एक काम और करें, देखिए मैं एक किसी वीडियो में हमने पहले भी कहा है, हम जब ये लिखते हैं न, य, ण, न और म, हमने उस वीडियो में ये कहा था कि इनसे तो कोई शब्द शुरू होता ही नहीं, न से कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये से आरंभ नहीं है और अण से भी नहीं है। हाँ, जैन धर्म में कहीं णमो अरिहंताणम इस तरह का आता है, लेकिन हिंदी में
न से कोई अक्षर, कोई वर्ण आरंभ नहीं है, अक्षर नहीं है। केवल बचे दो, न और म। इनका प्रयोग होता है खूब। अंग्रेजी में भी यही चले, इसको एन लिखा, इसको एम लिखा, लेकिन उन तीनों के लिए जो हमने ये लिखा ग, उसके लिए भी एन, य उसके लिए भी एन, और अण उसके लिए भी एन। हाँ, एन में क्या किया, हमने डॉट लगा दिया, ग को यहाँ पर, ये को यहाँ पर और न को यहाँ पर। इस तरह से भूमिका में लिखा किताबों में, लेकिन हमें ये पता है केवल न और म, ये दो ही हमारे पास बचते हैं। एक नियम इनका भी है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों। मुझे 100% यकीन है, थोड़ा नहीं, कि केवल ये 5 और 3 8 वर्ण सामने होंगे तो संधि नहीं होगी, शेष होंगे तो संधि होगी। और संधि ये होगी, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण हो जाएगा, यानी पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा। धन्यवाद। अगली मुलाकात में अगला नियम।